गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे पूर्ति, पूर्ति की रेखा और पूर्ति की लोच, जिसमें मैंने आपको बता दिया था पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति की तालिका कितने प्रकार की होती है और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, ठीक है। हमको क्वेश्चन देखना है पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। चूंकि इसका आंसर बड़ा है, हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है, लेकिन यद्यपि मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है, तथापि सभी अवस्थाओं में पूर्ति में एक प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर उसकी पूर्ति भी घट जाती है। इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन यद्यपि मूल्य में परिवर्तन होने से पूर्ति में परिवर्तन होता है, तथापि सभी अवस्थाओं में पूर्ति में एक प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अवस्थाओं में मूल्य में होने वाला थोड़ा परिवर्तन भी पूर्ति को प्रभावित करता है, तो कुछ अवस्थाओं में पूर्ति पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए पूर्ति की लोच का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस गति अथवा दर से उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं, ठीक है। अब इसे समझिए, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा दूं तो मैं आपको बताती हूँ कि पूर्ति का जो संबंध है वो मांग से और मूल्य से मिला हुआ है, ठीक है। मूल्य के बढ़ने से पूर्ति को बढ़ा देना पड़ता है और मूल्य के घटने से पूर्ति को घटा देना पड़ता है। परंतु ऐसा भी होता है कभी कभी कि थोड़ा सा मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो पूर्ति की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी होता है कि मूल्य में कम परिवर्तन हुआ परंतु पूर्ति में अधिक परिवर्तन करना पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया लेकिन पूर्ति में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ति और मूल्य दोनों में परिवर्तन होना वाजिब है, दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होता, एक दूसरे से समान नहीं होता। मूल्य में अपना परिवर्तन होता है और पूर्ति में अपना परिवर्तन होता है। तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस गति अथवा दर से पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे ही पूर्ति की लोच कहते हैं, ठीक है। समझ लिए आप लोग पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है। इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे और इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है कभी कभी एक वर्ड में भी आता है। तो आपको अगर मान लीजिए वन मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आता है कि पूर्ति की लोच का क्या अर्थ है, तो आपको यही बताना है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस गति से अथवा दर से उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे ही पूर्ति की लोच कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए जब मैं आपको पूर्ति की लोच के प्रकार बताऊंगी तो आपको याद आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कुछ हमने पढ़ा था। तो जब हमने पढ़ा था तो वो था मांग का लोच किसे कहते हैं, मांग के प्रकार किसे कहते हैं। तो मांग और पूर्ति एक दूसरे से
रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी कहा जा सकता है इसे। मांग और पूर्ति, जब हमने पढ़ा था जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है जब मूल्य में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी हो जाती है, जब मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो पूर्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। पर मांग में उल्टा होता है, मांग में उल्टा विपरीत प्रभाव पड़ता है। मांग में क्या होता है, जब मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, और जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से आपको पूर्ति और मांग दोनों को देख के पढ़ना है, ठीक है। तो जब मैंने आपको मांग पढ़ाया तो मैंने इसके प्रकार भी लिखवा दिए थे और इसके बारे में सारे डिटेल्स भी बता दिए थे, ठीक है। लेकिन चलिए अभी हम लोग देखते हैं पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। पूर्ति की लोच के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन है, पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 तरीके से बता देती हूँ। पूर्ति के लोच के प्रकारों को बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। पूर्ति की लोच के 5 प्रकार है, पूर्ति के लोच के 5 प्रकार है, ठीक है। अगर मान लीजिए आ जाता है पूर्ति के लोच के कितने प्रकार है, तो पूर्ति के लोच के 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, सम लोचदार पूर्ति, सापेक्षित लोचदार पूर्ति, सापेक्षित बेलोचदार पूर्ति, और 5वां है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, ठीक है। 5 है, पूर्ति के 5 प्रकार हैं और 5 का नाम मैंने बता दिया आपको। पहला हो जाएगा पूर्णतः लोचदार पूर्ति, दूसरा हो जाएगा सम लोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई, तीसरा हो जाएगा सापेक्षित लोचदार पूर्ति, सापेक्षित लोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई से अधिक, 4th नंबर हो जाएगा सापेक्षित बेलोचदार पूर्ति या पूर्ति की लोच इकाई से कम, और 5वां हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, ठीक है। ये 5 आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है उसमें मैंने बताया आपको पूर्ति के लोच के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि हम पूर्ति के लोच के प्रकार बता दिए, पूर्ति के लोच के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब हमको क्या करना है, हर एक एक प्रकार को डिस्क्राइब करना है। तो इसके जो प्रकार है उसको सिर्फ हम लिख के डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि उसके साथ साथ हमको चित्रों द्वारा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं आपको कल अगले क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।